टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे सीडीपी। जैसा कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल में दिख गया होगा कि बाल विकास व शिक्षण शास्त्र, ये टॉपिक ऐसा है सीटेट में जो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे इंक्लूड होते हैं इस टॉपिक से खास करके। यानी इस टॉपिक का नाम है आपका विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम के साथ संबंध। तो आपको इसमें विकास का कंसेप्ट तो समझने को मिलेगा ही, साथ में अधिगम क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो गाइज आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे हम विकास की अवधारणा का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो विकास है इसके बारे में आपका पार्ट 1 में चर्चा कर दिया गया है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। आज हम वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइज अगर सामान्य भाषा में देखा जाए तो वृद्धि और विकास दोनों का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। तो ये हम जब पॉइंट पे चलेंगे तो ये बात आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी ये जो अभी आपको क्लास चल रहा है ये आपको सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मनोविज्ञान विषय सभी में है पढ़ना। क्यों पढ़ना है? क्योंकि मनोविज्ञान यानी आपको मन के बारे में अध्ययन, बालकों की मन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और शिक्षक को साइकोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी होता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। और हम जो भी कंटेंट आपको देते हैं वो होता है आपका फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड। ये आपको पता होगा अगर आप हमारे चैनल पे बहुत पहले से जुड़े हुए होंगे। तो अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। तो गाइस देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होता है यहाँ पे तैयारी और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे आप लोग शॉर्ट में सीडीपी कहते हैं। और हम लोग उसे पूर्ण रूप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आज इसका पार्ट 2 है। टॉपिक 1 था हमारा गाइज विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम के साथ संबंध। तो इसका आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्लास थोड़ा चेंज कर लेते हैं गाइज। तो आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे वृद्धि। विकास तो कल हम जान गए थे, डेवलपमेंट की विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट जो है आपका वूम टू टूम यानी गर्भ से लेकर कब तक चलते रहता है, हमेशा निरंतर चलते रहता है। किसी अवस्था में मध्यम गति से, किसी अवस्था में तीव्र गति से, लेकिन विकास हमेशा होते रहती है। चलिए, तो यहाँ तक कुछ सेशन स्टार्ट करने से पहले जानकारी आप लोगों को दे दिए हैं, लेकिन अब हम जो पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। देखिएगा, जैसे कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि वृद्धि और विकास दोनों ही शब्द जो है आगे बढ़ने की ओर संकेत करता है और समानार्थी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। समानार्थी कहने का मतलब कि अगर लघु रूप में देखा जाए, छोटे रूप में देखा जाए, संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो वृद्धि और विकास का मतलब एक ही होता है कि आगे की ओर बढ़ना। ये सामान्य शब्द में हुआ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बाल मनोविज्ञान से जोड़ करके आप वृद्धि के बारे में जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि वृद्धि जो है कुछ समय तक चलती है और उसके बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहता है। और वृद्धि जो है आपका क्या है? मात्रात्मक है। विकास क्या है? आपका गुणात्मक है। परिमाणात्मक भी बोला जाता है। परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव बोला जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो हम आपको समझाए वृद्धि क्या होता है। तो वृद्धि होता है कि शरीर के अंगों में बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग वृद्धि के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका वृद्धि का एक डिफिनेशन। अगर आपको और गहरा जानकारी चाहिए तो चलिए आगे की ओर वीडियो को देखते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको 100% यह टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्या है, वृद्धि और विकास दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर संकेत करता है और प्रायः समानार्थी प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ तक तो समझा चुके हैं आपको, लेकिन क्या है यहाँ पे कि परंतु मनोवैज्ञानिक रूप में इन दोनों की मूलभूत अंतर है। यानी नीचे से ही, बेसिक से ही इस दोनों में अंतर है। अब किस प्रकार का अंतर है ये बात जानते हैं। सामान्य रूप में वृद्धि जो होती है मेजरेबल है, ठीक है। वृद्धि क्या है? मेजरेबल है, मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है कि आपका हाइट कितना इंच बढ़ा, कितना फीट बढ़ा, ये हुआ मात्रात्मक।
जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक सभी पक्ष में परिवर्तन को दर्शाता है। कहने का मतलब कि विकास जो है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। एक डायग्राम बनाएंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए, ये हो गया आपका होल पार्ट आपका विकास, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे किसी का जन्म हुआ, यानी माँ के गर्भ से ही जब भ्रूणावस्था में तब से उसका विकास हुआ, और यहाँ उसका लाइफ का एंडिंग पॉइंट है। यहाँ तक उसका विकास चला है, यहाँ से यहाँ तक। और विकास सीधी रेखा में नहीं होता है, कभी ऐसे 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 करके विकास हुआ है। ठीक है, ये हुआ आपका विकास का ग्राफ। लेकिन वृद्धि का ग्राफ अगर बताया जाए तो इसी तरीके से आता है, लेकिन परिपक्वावस्था जिसे मैच्योरिटी आप लोग बोलते हैं, मैच्योरेशन, यहाँ पे आकर के जैसे ही किशोरावस्था के एज तक आएगा, वृद्धि आपका रुक जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल कि 18 वर्ष से 20 वर्ष के बाद बालकों का शारीरिक विकास लगभग रुक सा जाता है। अगर सभी स्टेजेस में शारीरिक विकास होते रहता तो किशोरावस्था के बाद भी वृद्धावस्था तक सभी मनुष्यों का हाइट जो है बढ़ते रहता, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए कहा गया है कि वृद्धि क्या होता है कि मात्रात्मक है, विकास क्या है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। विकास जो है एक व्यापक प्रक्रिया है, वृद्धि जो है एक लघु रूप है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये टाइप करते रहिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ये एनसीईआरटी बुक से कलेक्ट किया गया है कि मूलभूत अंतर है, सामान्य रूप में वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक सभी तरह के परिवर्तन को दर्शाता है। तो गाइस अभी तक तो मात्रात्मक ही केवल समझाए हैं। अब बात आती है कि सर गुणात्मक क्या होता है। तो गुणात्मक क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव, यानी कितना क्वांटिटी आप में वृद्धि हुआ। जैसे आपका जो विकास हुआ वो कुछ हद तक मेजरेबल है, माप सकते हैं, लेकिन उसको मापना आसान नहीं है। अब आपका कितना मानसिक विकास हुआ है ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि मेरा 2 kg मानसिक विकास हुआ है, ½ kg भाषाई विकास हुआ है, 1 kg हमारा जो है संवेगात्मक विकास हुआ है, ये तो नहीं है। इसलिए बोला गया है कि ये सब गुण के आधार पर आपका जो कैरेक्टर जो होगा, जो आपका गुण लक्षण जो प्रदर्शित करेगा, इससे कोई दूसरा व्यक्ति ऑब्जर्व करके पता कर सकता है कि इनमें भाषाई विकास कितना हुआ है, मानसिक विकास कितना हुआ है, संवेगात्मक विकास कितना हुआ है। जैसे अगर आप अच्छे ढंग से भाषा का यूज कर लेते हैं तो आपके सामने शिक्षक हो या आपके कोई सहपाठी हो या आपके माता पिता हो या आपके कोई फ्रेंड सर्किल से ही कोई हो, अगर उसके सामने आप अच्छे भाषा का यूज करते हैं तो वो सभी सोचेंगे कि इनमें भाषा का विकास हो गया है, यानी भाषाई विकास हो चुका है। और गाइस कल हम आपको विकास में बताए थे कि भाषाई विकास जो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, और संज्ञानात्मक विकास को हम लोग मानसिक विकास भी कहते हैं। और जिस बालक का संज्ञानात्मक विकास हो जाता है उसमें तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है, और तर्क करने की क्षमता का विकसित होने का मतलब कि उनमें भाषा का विकास हो गया, क्योंकि तर्क वितर्क करने के लिए आपको लैंग्वेज का यूज करना होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये टाइप कीजिएगा। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को गाइस आप लोग लाइक शेयर जम के कीजिए, शेयर करने से मत डरिए। अब बात आती है कि अतः विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। जी बिल्कुल व्यापक है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि एक ही निश्चित समय तक चलती है। कहने का मतलब कि वृद्धि जो है एक निश्चित समय के बाद जाकर के रुक जाती है। जैसे लंबाई जो है बढ़ना बंद हो जाता है कुछ समय के बाद, कुछ वजन भी बढ़ना बंद हो जाता है। ये सभी कुछ हड्डी जो आपके जो शरीर का हड्डी है ये भी बढ़ता है, ठीक है, लेकिन कुछ समय तक ही बढ़ता है। जैसे ही किशोरावस्था का एज आप पार किए, 18 से 20 तक के बाद आपका जो है वृद्धि नहीं होता है। तो अब गाइस वृद्धि का शाब्दिक मतलब समझेंगे। क्या होता है वृद्धि का अर्थ? वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, यानी बालकों का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, संरचना ढांचा, शारीरिक विकास। यानी हम आपको देख करके बोलेंगे कि अरे आप इतना जल्दी ग्रोथ कर गए, आप इतना जल्दी बढ़ गए। तो यहाँ पे आपका
किस चीज को देख करके हम बोले कि इतना जल्दी बढ़ गए? आपके शरीर की लंबाई को देख करके हम बोले कि आप इतना ज्यादा बढ़ गए। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, आप पहले ऐसे पतले दुबले थे, उसके बाद कुछ समय के बाद आप ऐसे हट्टे कट्टे हो गए, एकदम स्लिम बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी हो गया। तो यही होता है। और गाइस ध्यान से सुनिएगा कि विकास जो है केवल शारीरिक विकास को ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि हम कल आपको वो बता चुके हैं, वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अंत में आप लोग को ये भी बता दिया जाएगा कि क्यों नहीं केवल शारीरिक विकास को ही विकास कहा जाता है, क्योंकि विकास जो है बहुआयामी है। इसमें शारीरिक विकास शामिल तो है ही, इसमें दो है, स्थूल गतिक और सूक्ष्म गतिक कौशल। उसके बाद आपका आता है संज्ञानात्मक विकास, इसमें होता है आपका भाषाई विकास। उसके बाद होता है आपका सामाजिक विकास, उसमें आपका सामाजिक विकास में दो है, एक है नैतिक विकास और एक है आपका संवेगात्मक विकास, जिसको इमोशनल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि केवल शारीरिक विकास को विकास का नाम नहीं दिया जा सकता है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद वृद्धि में आते हैं कि जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। यानी आपके शरीर के अंगों का जितना दिन तक वृद्धि हुआ, विकास हुआ, समझिए कि मेरा वृद्धि, हमें वृद्धि हो रही है। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि अगर किसी बालक में वृद्धि हुआ है तो उसका ये मतलब है कि उसमें विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि विकास नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है? एज फॉर एग्जाम्पल आप अपने आस पड़ोस में देखे होंगे कि आपके घर के ही या आपके घर के बगल के ही कोई बालक 1 से 1.5 साल के अंदर में बहुत ज्यादा मोटा ताजा हो गया। तो आप हमें बताइए कि वो अगर मोटा हो गया तो क्या उसका भाषाई विकास हुआ, उसका सामाजिक विकास हुआ, उसका संवेगात्मक विकास हुआ? नहीं हुआ। हो सकता है कि कुछ हद तक हुआ होगा। इसलिए कहा गया है कि वृद्धि हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि विकास हुआ है। लेकिन विकास हुआ है तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि वृद्धि भी हुआ होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर है कि वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक व बाह्य दोनों रूप में होती है। यह एक निश्चित आयु तक की होती है। ये बात तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, उसके बाद जाकर के ये रुक जाती है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तनों के संबंध में प्रयुक्त होता है। परिमाणात्मक कहने का मतलब क्वांटिटेटिव, परिमाण कहने का मतलब कि जिसे आप माप सकते हैं, माप तौल सकते हैं। तो माप सकते हैं लंबाई को और तौल सकते हैं वजन को। तो आप अपने शरीर के वजन को तौल सकते हैं। अगर आपका वजन नहीं बढ़ता है तो बोलते हैं ना कि हमारे शरीर में वृद्धि ही नहीं हुआ, लेकिन आपको पता नहीं है कि वृद्धि किस चीज को कहा है। केवल आप अपने अनौपचारिक रूप में वर्ड को यूज कर लिए हैं कि मुझमें वृद्धि नहीं हुआ। ठीक है। तो यही होता है लंबाई, भार आदि में परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। उसके बाद है कि वृद्धि संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है। ये बात पहले ही आपको एक डायग्राम बना के बताए थे कि अगर आपका यहाँ से यहाँ तक का विकास हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका वृद्धि भी साथ साथ चला होगा विकास के। ठीक है। यहाँ तक आकर के हो सकता है कि ये रुक गया होगा, क्योंकि ये तो मात्रात्मक है, मेजरेबल है, क्वांटिटेटिव है, इसे माप सकते हैं। उसके बाद है कि वृद्धि बच्चे की परिपक्वावस्था के बाद रुक जाती है। जी बिल्कुल रुक जाती है, क्योंकि किशोरावस्था के बाद जैसे ही बालक मैच्योर हो जाता है उसके शारीरिक वृद्धि जो हो चुका होता है उसमें मजबूती आता है। ठीक है। वो भी मजबूती होता है लगभग 25 to 30 ईयर तक ही। उसके बाद फिर 30 के बाद अगर आपका कोई हड्डी क्रैक कर गया तो वो जुड़ना आसान बात नहीं होता है। अब है कि वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन। ये बात वही है, परिमाणात्मक परिवर्तन जैसे लंबाई, भार, ऊंचाई आदि को प्रकट करती है, इसलिए इसे आसानी से मापा जा सकता है। वृद्धि को आसानी से मापा जा सकता है, विकास को आसानी से मापा नहीं जा सकता है। उसके बाद है वृद्धि के साथ सदैव विकास का होना आवश्यक नहीं है। ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई बालक का शारीरिक वृद्धि हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें विकास भी हुआ होगा। अब आती है बात कुछ विकास की विशेषता के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। देखिएगा क्वेश्चन आपको विशेषता से ही पूछा जाता है, ये नहीं पूछता है कि विकास किसको कहते हैं और वृद्धि किसको कहते हैं। इसलिए कहाँ से क्वेश्चन आती है ये हमें पता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। विकास परिमाणात्मक
क्वांटिटेटिव के साथ साथ गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव भी होता है। अब परिमाणात्मक का मतलब हम समझा चुके हैं कि इसमें आपका आता है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ये सभी हो गया। गुणात्मक में हो गया आपका मानसिक विकास, यानी ये आपका गुण यानी आपके व्यवहार के द्वारा निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार का बिहेव करते हैं। आपका लैंग्वेज के यूज करने के तरीके से पता चल जाएगा कि आपका कितना भाषाई विकास हुआ है। आप अपने अंदर कितने अच्छे तरीके से इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को अगर आप खिलौना दीजिएगा तो वो हंसेगा, छीन लीजिएगा तो रोने लगेगा। अरे भाई आप मुझको खिलौना दीजिए ना, हम हंसेंगे, और ले लीजिएगा तो रोएंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे इमोशनल डेवलपमेंट मेरे अंदर हो चुका है। हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है विकास एक व्यापक प्रक्रिया है और वृद्धि विकास प्रक्रिया में निहित होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है गाइज, क्योंकि व्यापक जो है दूर तक चलेगा और जो उसमें निहित होगा वो कुछ ही समय तक चलेगा, क्योंकि इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। बात आती है कि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। उसके बाद विकास में गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन यानी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता आदि भी शामिल है, जिनका प्रत्यक्ष मापन कठिन होता है। जैसे आप में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तो अगर आप में विकास हुआ है तो आपके कार्य क्षमता यानी काम करने का जो क्षमता है उसमें ऑटोमेटिकली वृद्धि आ जाएगी। जैसे किसी बालकों को अगर वर्णमाला, एक सेकेंड, कोई बालक को अगर वर्णमाला लिखने में ऐसे ऐसे करता है तो उसको कठिनाई होती है। जैसे ही वो लिखना सीख जाता है झट से ऐसे करके और लिख देगा, ऐसे लिख देगा, तो उसके वर्क कैपेसिटी, कार्य क्षमता, इसमें क्या हुआ, वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। उसके बाद कार्य कुशलता, यानी अब वह पहले की अपेक्षा अच्छे तरीके से भी लिख करके व्यक्त कर सकता है। यही बात होती है वृद्धि। उसके बाद विकास वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर हम में भाषाई विकास हो रहा है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, महात्मा गांधी को अगर 50 साल के बाद, 50 साल के, मान लीजिए कि 50 साल के बाद, 50 साल के एज के बाद उनमें वो तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे ही, अगर उनमें राजनीतिक का मुद्दा अगर कुछ नई तरीके से जानकारी प्राप्त हुआ होगा तो ये उनका हो गया भाषाई विकास। तो बताइए कि विकास भाषाई हुआ तो क्या उनका शरीर भी बढ़ा होगा उस समय? नहीं बढ़ा होगा। इसलिए कहा गया है कि विकास वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। अब बात आती है विकास की अवस्थाएं, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस देखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने, कई प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने बाल अध्ययन किया, यानी बालकों पर अध्ययन किया, और बालकों पे जब अध्ययन किया तो कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे ही उस पर कथन लिख दिए, कुछ मनोवैज्ञानिक उसको अवस्थाओं में बांट करके लिखे। तो यही बात है कि हमें कितने अवस्थाओं को पढ़ना है। तो मुख्य रूप से हमें 4 प्रकार की अवस्था जो है उसी को अध्ययन करना है। सीटेट उसी से एग्जाम में क्वेश्चन डालता है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक है आपके, इस मनोवैज्ञानिक का नाम पहले आप लोग बताइएगा, नहीं पता होगा तो हम आपको बताएंगे। कमेंट करके एक बार बताइए आप लोगों को कुछ समय दे देते हैं हम जल्द से जल्द। वो कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो बच्चों के विकास को 10 भागों में बांट करके अध्ययन किए हैं? तो ये है आपके श्रीमती हरलॉक। नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमती हरलॉक। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने विकास के दृष्टिकोण से गर्भधारण से लेकर पूरे जीवन काल को 10 भागों में बांटा है। इसे बांटने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हरलॉक थे। तो फर्स्ट स्टेज को जो इन्होंने बांटे हैं, देखिएगा, भ्रूणावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, ध्यान से इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट करेंगे। शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष यानी 0 to 2 ईयर्स। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। तरुणावस्था, क्वेश्चन अगर इससे आएगा तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वयसंधि किस अवस्था को कहा गया है? तो तरुणावस्था। वयसंधि का एज पीरियड क्या है? 12 से 14। तरुणावस्था का एज पीरियड क्या है? तो 12 से 14। उसके बाद पूर्व किशोरावस्था 14 से 17। उत्तर किशोरावस्था 17 से 20। ये सभी आपके हरलॉक के अकॉर्डिंग है। उसके बाद है प्रारंभिक वयस्कावस्था 20 से 40, मध्य वयस्कावस्था 40 से 60
और वृद्धावस्था आपके 60 वर्ष से ऊपर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हरलॉक जी जो थे, इन्होंने बच्चे के अवस्थाओं को 10 भागों में बांट करके अध्ययन किया, बट कुछ और मनोवैज्ञानिक जो थे 4-5 करके ऐसे ही अवस्थाओं में देते गए। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों में मतभेद हुआ और इस मतभेद को खत्म करने के लिए फिर से बालक के 4 अवस्थाओं को प्रमुख माना गया और ये 4 अवस्थाओं से लगभग सभी मनोवैज्ञानिक सहमत है। तो इसलिए इसी 4 अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, 4 प्रमुख अवस्था, उसका हम पहले नाम यहाँ पे लिख देंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। और गाइस ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे पूर्व और उत्तर का बात नहीं होगा तो समझ जाइए कि शैशवावस्था 0 से 6 कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 और वयस्कावस्था 18 से ऊपर। लेकिन जहाँ पे पूर्व और उत्तर का बात हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपको शैशवावस्था का एज पीरियड 0 to 2 यानी जन्म से 2 वर्ष के लिए। चलिए अब इसके विशेषता के साथ हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वही पॉइंट है जिससे हर ईयर सीटेट में क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं। फर्स्ट है इन्फेंसी, शैशवावस्था। इसका आयु है जन्म से 2 वर्ष। क्वेश्चन आएगा कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था यानी 0 to 2 ईयर्स की अवस्था को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है? तो शैशवावस्था। एक क्वेश्चन तो ऐसे होगा। सेकेंड क्वेश्चन होगा कि शैशवावस्था की विशेषता है। तो शैशवावस्था की विशेषता है इस अवस्था में तीव्र गति से विकास होता है। जैसे जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बालकों को आप देखिएगा तो उसका शारीरिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, बहुत जल्द उसका शरीर बढ़ जाता है। फिर बाल्यावस्था में उसका विकास जो है रुकता नहीं है, विकास कभी नहीं रुकता है, मंद गति से होता है। यानी शैशवावस्था में जिस गति से होता है उसकी अपेक्षा कुछ मंद गति से होता है और उसमें शैशवावस्था में हो चुके विकास को मजबूती प्रदान करता है बाल्यावस्था में। तो ये हम पूरे एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करते चलेंगे, ध्यान से आप लोग लाइव अंत तक देखते रहिए। उसके बाद सेकेंड है बड़ों पर निर्भरता की अवस्था। जी बिल्कुल, देखिए जब बालक जन्म लेगा तो वो तो दूसरे पे निर्भर होगा ही, स्वायत्ता तो होगा नहीं, वो दूसरे पे निर्भर होगा। क्वेश्चन आएगा कि दूसरे पे निर्भरता की अवस्था, तो शैशवावस्था। इसमें बालक को अगर खाना खाना होगा, लेटरिन, टॉयलेट, यानी जितने भी बालक से संबंधित काम है वो खुद नहीं करता है, उसके मम्मी पापा या और जो जिसके संपर्क में वो रहते हैं वो करते हैं। उसके बाद गतिविधियां प्रारंभ होने की अवस्था। गतिविधियां से यहाँ पे संबंध है कि हाथ पांव हिला करके वो गतिविधि करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर वो खुश होते हैं तो हाथ पांव मार करके इधर उधर उलटते पलटते हैं, घुलटते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि बालक खेल रहा है, वो अपने मग्न में होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसी स्टेज में वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है। अब वस्तु अस्थायित्व बता देते हैं कि अगर हम बालक के सामने से कोई खिलौना को लेकर के झूठ मूठ के बोलते हैं, ऊपर आसमान की ओर हाथ करके बोलते हैं कि लो कौवा ले गया, तो बालक को लगता है कि हमारा खिलौना सचमुच में कौवा ले गया है। लेकिन जैसे ही बालक जब 2 वर्ष के करीब का होगा उसके सामने अगर आप ऐसे कीजिएगा तो वो आपको हाथ पकड़ेगा, हाथ में देखेगा कि वस्तु है या चला गया। तो वस्तु है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो यही होता है वस्तु अस्थायित्व। उसके बाद है पूर्व बाल्यावस्था। इसका एज पीरियड है 2 से 6 वर्ष। इसका विशेषता क्या है? इसका विशेषता है कि भाषाई विकास का तीव्र गति से होना। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भाषाई विकास का संवेदनशील समय, भाषा का विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन है? तो पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में कल्पना शक्ति का विकास होता है। देखिए, एक होता है विचार करना और एक होता है कल्पना करना। तो कल्पना खुद से किया जाता है, विचार 2-3 के बीच किया जाता है। तो इस अवस्था 2 से 6 वर्ष के बालक जो है वो पंचायती में तो जाता नहीं है, विद्यालय में तो जाता नहीं है, तो वो विचार कहाँ से करेगा? वो विचार विमर्श करेगा नहीं, वो केवल कल्पना करेगा, सोचेगा, ठीक है। उसके बाद है अकेले खेलना पसंद करेगा इस अवस्था के बालक। और इसी स्टेज के बालक को पूर्व गैंग एज यानी प्री गैंग एज कहा गया है, प्री स्कूल एज कहा गया है। दल समूह बनाने के पूर्व की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था,
इस अवस्था में बालक दल समूह नहीं बनाता है क्योंकि वो खुद खेलना पसंद करता है, और इस अवस्था में बालक विद्यालय भी नहीं जाता है, इसलिए इस अवस्था को प्री स्कूल एज के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है उत्तर बाल्यावस्था की कि उत्तर बाल्यावस्था क्या है। देखिए, लेटर चाइल्डहुड, इस अवस्था में बालक का दाखिला स्कूल में हो जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहा गया कि 6 से 14, तो यहाँ पे 6 वर्ष क्रॉस हुआ तो क्लास 1 में उसका एडमिशन हो गया। तो ये हुआ आपका स्कूल एज, ग्रुप एज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें बालक जो है ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं और ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। समझ गए होंगे। अब इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। विचार शक्ति का विकास होता है, तो विचार जैसे ही विद्यालय जाएगा तो विचार विमर्श करेगा, तर्क वितर्क करेगा, बहुत कम मात्रा में, ठीक है, जो मूर्त रूप में उसे दिखेगा, ठीक है, अमूर्त चिंतन उसमें नहीं करेगा। अमूर्त चिंतन आपका किशोरावस्था में करता है। उसके बाद है सामाजिकता का विकास होना। देखिए, बालक जो है एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जन्म के समय न ही वह सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, केवल वह एक जैविक प्राणी यानी जीवित प्राणी होता है। अगर वह समाज के जैसे जैसे कांटेक्ट में आता है, अगर समाज के नियम कानूनों को फॉलो किया तो वह सामाजिक होगा, अगर नियम कानून को फॉलो नहीं किया तो वो असामाजिक व्यक्ति कहलाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। उसके बाद है सामाजिकता का विकास होना, जैसे मित्र बनाना और समूह में खेलना पसंद करते हैं इसी स्टेज के बालक, ठीक है। उसके बाद है नैतिक विकास, जैसे अनुशासन एवं नियमों का महत्व समझना एवं उनका पालन करने लगता है। इस स्टेज के जो बालक होते हैं वो समाज के नियम कानूनों को, अनुशासन क्या होता है ये समझते हैं, डिसिप्लिन के बारे में, सही गलत के बारे में, क्या नियम कानून, नियम क्यों बनाया गया है ये उतना नहीं, लेकिन जो नियम बना हुआ है उसको ये फॉलो करेंगे, उसके महत्व को समझने लगते हैं। उसके बाद जिम्मेदारी उठाने की तत्परता में विकास होने लगता है। जैसे जैसे ही बालक 10 वर्ष तक के होता है तो वो क्लास 4 में चला जाता है, ठीक है, 4-5 में होता है। तो जैसे ही बालक 10 वर्ष का होता है, अगर विद्यालय में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा होता है तो उसमें मॉनिटरिंग का काम उसे दे दिया जाता है कि आप 10 बच्चों को लेकर के ये काम कीजिए, आप 5 बच्चों को लेकर के ये काम कीजिए और करवाइए। तो जिम्मेदारी उठाने की तत्परता का भी विकास इसी में होने लगता है। तो ये हो गया विद्यालय से संबंधित। और घर परिवार से भी बालक कुछ जिम्मेदारी का निर्वहन करने लगते हैं। उसके बाद पेशीय कौशल का विकास। अब पेशीय कौशल आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। पेशीय कौशल कहने का मतलब कि जो मांसपेशियां में जो आपका जो गति होता है उसमें जो बल लगाने का, जो शक्ति लगाने का जो अंग है उसमें विकास होने लगता है, ठीक है। अब वो लास्ट स्टेज है हमारा, और आज के सेशन का एक सेकेंड थोड़ा देखेंगे कितना मिनट का सेशन हुआ है। बहुत शॉर्ट सेशन है गाइस, लगभग 30 मिनट में ये सेशन एंड हो जाएगा। आज का लास्ट पॉइंट है किशोरावस्था, एडोलसेंस। एडोलसेंस, किशोरावस्था को आंधी तूफान का अवस्था कहा गया है, और ये आंधी तूफान का अवस्था हम नहीं कह रहे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कौन बोला ये जानना जरूरी है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है, तो स्टेनली हॉल के द्वारा। किशोरावस्था को जीवन के कठिन काल किसने बोला, तो किलपैट्रिक। 2 पॉइंट बोल दिए, नोट कर लीजिए, इसीलिए बोलते हैं कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। फिर से बोल देते हैं, नोट करेंगे आप लोग। किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था स्टेनली हॉल के द्वारा बोला गया है। किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल, कठिन तो क से किलपैट्रिक, ठीक है, कठिन काल किलपैट्रिक के द्वारा। अब इसकी विशेषता क्या है? फर्स्ट विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता। जी बिल्कुल, ये बात आपको एक बात हम फिर से बता दें कि जब भी बालक का शारीरिक विकास होता है, शैशवावस्था में तीव्र गति से, बाल्यावस्था में मंद गति से, फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से, उसके बाद यहाँ पे वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है। और भाषाई विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास तो यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ से कम मात्रा में होता है, यहाँ क्या करके ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो ये ग्राफ आप ध्यान में रखिएगा, विकास कभी भी ऐसे नहीं होता है, ठीक है, विकास हमेशा इस टाइप से होता है। उसके बाद है यौन परिपक्वता। जी बिल्कुल, सेक्स ऑर्गन में वृद्धि हो जाते हैं इन्हें, और ये विपरीत लिंगों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, लड़का लड़कियों के प्रति और लड़की लड़कों के प्रति, इस अवस्था में, किशोरावस्था में। उसके बाद अमूर्त चिंतन,
अमूर्त चिंतन करते हैं किशोरावस्था में। क्वेश्चन पूछेगा कि दल समूह के सक्रिय सदस्य हो जाना किस अवस्था का पहचान है, तो किशोरावस्था। दल समूह बनाने की अवस्था तो बाल्यावस्था, ठीक है। उसके बाद तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन, इस अवस्था के बालक में ज्यादातर चिड़चिड़ापन होता है, बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्द खुश हो जाते हैं, इसलिए तीव्र संवेग परिवर्तन, यानी उसके इमोशन में हमेशा चेंजिंग देखने को मिलेगा। शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में इस स्टेज के बालक में खास करके ज्यादा होता है। उसके बाद स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, इस स्टेज के बालक जो है स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं, ये अपने मम्मी पापा से दूर होकर के जिंदगी जीना चाहते हैं। कुछ बालक, सभी बालक नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि इसी स्टेज के बालक जो बालक बालिका पलायन करते हैं, पलायन मतलब भाग जाते हैं, एक दूसरे को लेकर के घर छोड़ करके भाग जाते हैं, यानी स्वतंत्रता चाहते हैं। अगर उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिला तो वह विद्रोह करेंगे, द्रोह करेंगे और भूमिका और दायित्व का भी निर्वहन। जैसे भूमिका कहने का मतलब कि अगर कोई वर्क हो रहा है, समाज में कोई सामाजिक काम हो रहा है तो उसमें वो योगदान देते हैं। जैसे अगर सरस्वती पूजा हुआ, 15 अगस्त 26 जनवरी हुआ, गांधी जयंती हुआ, या किसी प्रकार का फंक्शन हुआ, फेस्टिवल हुआ, उसमें ये अपना रोल प्ले करते हैं। ये हो गया जनरल रोल प्ले। उसके बाद इसी स्टेज के बालक में ज़्यादा प्रतिभा होती है कि दूसरों के सामने हम अपनी अच्छा प्रदर्शन प्रदर्शित करें ताकि व्यक्ति हमें अच्छा बोले, ठीक है, ये होता है। उसके बाद उसका कुछ दायित्व होता है, जैसे अगर बाढ़ आ गया तो किशोरावस्था के एज के बालक ही अपने समाज को इस बाढ़ से बचाते हैं। जैसे डैम बनाते हैं, बांध, अगर बांध से पानी का रिसाव हो रहा है तो वहाँ पे बांध को मरम्मत करेंगे। जैसे आंधी तूफान से अगर घर गिर गया तो वहाँ पे जाकर के घर को मरम्मत करते हैं, मलबे में दबे हुए बच्चे को और व्यक्तियों को निकालते हैं, इसी स्टेज के बालक। तो गाइस बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट आज दिए हैं हम, NCERT बेस्ड था। अगर आप लोगों को इसका PDF खुद से क्रिएट करना है तो वो बहुत अच्छा होगा, बट हम आपको स्क्रीनशॉट के लिए दिखला देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग करते रहिएगा। यहाँ से है, स्क्रीनशॉट कीजिएगा। चलिए छोटा करके दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, हम चलेंगे नेक्स्ट। कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा और गाइस वीडियो को शेयर करेंगे, तभी हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन में वीडियो लेकर के आएंगे। और हाँ गाइस, रात 9:30 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। रात 9:30 बजे आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चंस मिलेंगे CDP के। चलिए ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। धन्यवाद। चलिए गाइस।